हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th साइंस का एग्ज़ाम क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक और चैप्टर। आई होप कि आपको पिछले वीडियो पसंद आए होंगे और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी क्वेश्चंस को करने में और चैप्टर को समझने में। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट MCQ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है? तो इसमें जनन जो है वो जैव प्रक्रम नहीं है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन और पाचन यानी डाइजेशन, ये तीनों आपके जैव प्रक्रम होते हैं, लेकिन जनन आपका जैव प्रक्रम नहीं होता। अगले क्वेश्चन को देखें, पौधों में कौन सी पोषण विधि अपनाई जाती है, यानी कौन सा न्यूट्रिशन वो लेते हैं? विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक और परजीवी यानी पैरासिटिक। तो पौधे वो जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो आइए ऑप्शंस देखें। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बदलना, जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, अगला है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो पहला चरण होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या होता है? वो होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये सेकंड होता है, ठीक है। थर्ड होता है जल के अणु का आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, ये आपका थर्ड होगा। और फोर्थ यानी लास्ट होगा आपका CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के आपने चरण देखे। अब अगला क्वेश्चन देखें, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कौन करता है? जड़, तना, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा। तो वाष्पोत्सर्जन करता है पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा। ये पर्णरंध्र क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए वातावरण में निकाल देते हैं, ठीक है। और ये स्टोमेटा वातावरण से गैसों यानी CO2 और O2 का एक्सचेंज लेन देन भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो सही उत्तर है खाद्य रिक्तिका, ठीक है। खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन होता है। जैसे दिया भी गया है खाद्य, तो इसमें भोजन रहता है और इसमें पाचक जो एंजाइम होते हैं वो उस भोजन को पचाते हैं, जैसे हमारे पेट में होता है। कूटपाद जो अमीबा में होते हैं वो भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, यानी जो भोजन कण होते हैं उनको घेर लेते हैं कूटपाद, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें, मानव में भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? यानी भोजन के जो अवयव हैं मुख्य, वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, तीनों कहाँ पचते हैं? ये छोटी आंत में पचते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है एमाइलेज, इसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, यानी लार का एमाइलेज एंजाइम, और यह पचाता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, और बनाता है शुगर में, शर्करा में। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो इनमें से प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? वो है पेप्सिन, ठीक है। ये प्रोटीन को पचाता है और इन्हें अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारे आमाशय से, यानी स्टमक। अगला क्वेश्चन देखें, यकृत यानी लीवर से कौन सा पाचक रस निकलता है? यानी लीवर से निकलने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारा पित्त रस यानी बाइल जूस, और ये पचाता है हमारे वसा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा एंजाइम रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है? यानी रक्त शर्करा यहाँ सही कर लेंगे, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो एमाइलेज, इंसुलिन, लाइपेज या पेप्सिन, ये करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन यहाँ पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसीलिए ये डायबिटीज़ के रोगियों को दिया जाता है जब उनमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, यानी ये निकलता है अग्नाशय से। तो जब अग्नाशय इंसुलिन कम बनाने लगता है तो उन्हें बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से उनका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलें, पित्त रस
यानी बाइल जूस किसे पचाता है? तो हमने देखा था अभी कि बाइल जूस पचाता है वसा को, ये वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देता है। और पित्तरस कहाँ से निकलता है? ये निकलता है लीवर से, ठीक है। पित्ताशय में तो ये स्टोर रहता है, यानी खाली स्टोर होता है ये, लेकिन निकलता है यकृत से। अगला क्वेश्चन देखें, पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को। यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। और ये कहाँ से निकलता है पेप्सिन? ये निकलता है आमाशय से। अगला क्वेश्चन देखें, छोटी आंत में पाए जाने वाली अंगुलियों जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो छोटी आंत में क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं, छोटे छोटे विली जिन्हें कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये भोजन के अवशोषण का काम करते हैं और जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अवशोषित होकर के रक्त में मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन के पहले चरण में क्या बनता है? तो जब ग्लूकोज का विखंडन होता है श्वसन में, तो पहले चरण में बनता है हमारा पायरुविक अम्ल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, श्वसन के दूसरे चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा उत्पाद बनता है? यानी पहले चरण में तो बना पायरुविक अम्ल, तो अगर दूसरा चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति रही तो क्या बनेगा? CO2 तथा जल बनता है, ठीक है। आइए इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो जैसे पहला चरण हमने कहा ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट, ये तो है आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और ये होता है कोशिका द्रव्य में। अब अगर हम देखें पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा तो तब बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि श्वसन के पहले चरण में बनता है पायरुविक एसिड और दूसरे चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो बनता है CO2 तथा जल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, श्वसन की प्रक्रिया में शरीर में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो ये मिलती है ATP के रूप में, ठीक है। ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है और ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, श्वसन का दूसरा चरण जंतु तथा मानव में कहाँ होता है? तो श्वसन का दूसरा चरण जंतु और मानव में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा चरण। पहला चरण तो होता है कोशिका द्रव्य में, दूसरा चरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है? वायवीय में, अवायवीय में, पेशिव श्वसन में, ठीक है। तो वायवीय श्वसन में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। आइए हम इसे दोबारा से एक बार क्या करते हैं, डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पायरुवेट है, फर्स्ट स्टेप में आपका ग्लूकोज हुआ, ये कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बना। अब पायरुवेट को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी वायवीय श्वसन ये है आपका, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेंगे और बनेंगे 38 ATP। कितने बनेंगे? 38 ATP बनेंगे। और यानी ATP के रूप में हमें ऊर्जा यहाँ पर मिलती है, तो इसमें बनेंगे 38 ATP, ठीक है। और यहाँ देखें, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये है अवायवीय श्वसन और ये भी अवायवीय। इसमें बनते हैं आपके 2 ATP। क्या बनता है? 2 AT और P। और इसमें बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी 2 ATP बनते हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा हमारी मिली इसमें पायरुवेट से, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायवीय श्वसन में हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा 38 ATP के रूप में मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें, ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट का बनना क्या कहलाता है? यानी जो फर्स्ट चरण है ग्लूकोज से पायरुवेट, ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। दूसरा चरण तो आपका क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र कहलाता है। पहला चरण जो है हमारा वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अगले क्वेश्चन को देखें, मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है क्या करना? ऑक्सीजन को सोख कर रक्त तक पहुंचाना और हर एक कोशिका में पहुंचाना इसका काम है। अब अगला क्वेश्चन देखें, फेफड़ों की आधारभूत इकाई क्या है? यानी फेफड़े किससे मिलकर बने हैं? ये मिलकर बने हैं कूपिकाओं से। छोटी छोटी गुब्बारों जैसी संरचनाएं होती हैं एल्वियोलीज लंग्स में, और ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को सोखने का काम करती हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, मानव हृदय के किस भाग में CO2 युक्त रक्त होता है? तो मानव हृदय के जो दायां भाग होता है उसमें CO2 वाला रक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हृदय से शरीर को O2 युक्त रक्त कौन ले जाता है? यानी शरीर को कौन सा वाला रक्त? O2। तो ये ले जाता है महाधमनी, क्योंकि धमनियों का काम होता है ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर तक पहुंचाना। अब अगला क्वेश्चन देखें, फेफड़ों से हृदय में O2 युक्त रक्त कौन लाता है? ठीक है, हृदय में ऑक्सीजन वाला रक्त ला कौन रहा है? वो लाती है फुफ्फुस सिराएं, ठीक है। एक बार इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है जो हमारा हृदय है वो 2 भागों में मेनली रहता है, वैसे तो 4 भाग होते हैं। तो दाएं भाग में हमारा ये आपका जो नीला रंग का दिख रहा है ये आपका CO2 वाला रक्त है, यहाँ पर आपको ब्लू में दिख रहा है, ठीक है। और इस तरफ आपको दिखेगा ये है आपका ऑक्सीजन वाला, कौन सा? ये ऑक्सीजन वाला रक्त होता है O2 वाला, ठीक है। किसमें? बाएं भाग में ऑक्सीजन और दाएं भाग में CO2, ठीक है। और अब देखिए कि यहाँ पर जो धमनियाँ है, ठीक है, तो फुफ्फुस सिराएं जो हो गई ये क्या करती हैं, ये फेफड़ों से लाई ऑक्सीजन वाला रक्त यहाँ लाई, ये अलिंद में गया, फिर नीले में गया, और महाधमनी ये क्या करेगी, शरीर को ले जाएगी फिर ये रक्त, ठीक है। शरीर को ले जाएंगी ऑक्सीजन वाला रक्त, जो शरीर है वो ऑक्सीजन को सोख लेगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ये लाएंगी महाशिरा, कहाँ लाएगी? वापस हृदय में, ठीक है, ऊपरी भाग से नीचे भाग से। और उसके बाद ये अलिंद से गया नीले में, और उसके बाद ये फुफ्फुस धमनियाँ इसको वापस कहाँ ले आएंगे? फेफड़ों में ले जाती हैं, जहाँ फेफड़े इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन दोबारा भरेंगे और दोबारा इधर फुफ्फुस सिराएं इधर लाएंगे, ठीक है। इस प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है, ठीक है। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखें कि मानव हृदय का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव हृदय का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80/120, यानी 80/120। 80 वाला जो दाब है, कम दाब, वो होता है शिराओं में, और अधिक दाब जो होता है वो होता है धमनियों, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, शरीर की कौन सी रक्त वाहिका में वाल्व होते हैं? ठीक है, तो शरीर की जो शिराएं होती हैं, यानी शिराओं में वाल्व होते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है वो CO2 वाला रक्त होता है और वो वापस ना चला जाए, तो इनमें वाल्व होते हैं, ठीक है। तो ये वेन्स में वाल्व होते हैं और आर्टरीज यानी धमनी में वाल्व नहीं होते। अगला है, चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड की क्लॉटिंग कौन करती है? ठीक है, थक्का कौन जमाता है? तो यहाँ दिए हैं आरबीसी तो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि इनमें होता है हीमोग्लोबिन, तो ये थक्का नहीं जमाती। WBC यानी सफ़ेद कणिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ये रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं और इम्यूनिटी देती हैं, तो ये थक्का नहीं जमाती। प्लेटलेट्स यहाँ पर रक्त का थक्का जमाती हैं, ठीक है। तो जब भी चोट लगती है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स जमा होकर के रक्त को बहने से रोक देती हैं। और प्लाज्मा यहाँ पर लिक्विड पार्ट होता है, जो वो इन तीनों सेल्स को यानी कोशिकाओं को ले जाता है धमनी और शिराओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखें, पौधों में जल तथा खनिज लवण कौन ले जाता है? तो पौधों में जल और खनिज लवण ले जाता है जाइलम ऊतक, ठीक है, जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? वो उनमें भोजन यानी फूड को ले जाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन को देखें, वृक्क यानी किडनी की आधारभूत इकाई क्या है? यानी जो किडनी है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो किडनी यानी वृक्क बनते हैं वृक्काणु से, छोटे छोटे यानी नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं? खून को साफ करने का, छानने का काम करती हैं, खून से अशुद्धियों को हटा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के खराब हो जाने पर कृत्रिम रूप से रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, यानी आपकी किडनी जब खराब हो जाएंगी तो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? डायलिसिस की प्रोसेस करते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं? रक्त को निकाला जाता है और उसको एक कृत्रिम छन्नी यानी फिल्टर से छाना जाता है, और उसके बाद क्या होता है? उसको दोबारा शरीर में डाल दिया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर 5 के इम्पॉर्टेंट MCQs को देखा। आई होप
कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आए, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को कर पाएँ और अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू, धन्यवाद।